बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पुरानी रवायात का पार्ट 10 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। पुरानी रवायात पार्ट 10। तुम आगा जान से किस तरह बात कर रही हो इशरत? फिरोज ताया गुस्से से धाड़े। वो गुस्से से उनकी तरफ मुड़ी। आप बीच में मत बोलिए ताया जान। आप तब नहीं बोल सके जब आगा जान ने अम्मी को धक्का दिया था, तो अब भी आपको बोलने का कोई हक नहीं। फिरोज ताया ने कुछ शर्मिंदगी और खज्जल की कैफियत में सर झुका लिया। उसका अगला जुमला मुंह से निकलने से पहले ही आगा जान ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसे मार दिया। बेगैरत, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हमारे सामने आवाज उठाओ। एक थप्पड़ मारकर वो उसे लातों से मारने लगे। ले जाओ इस बगैरत को, नहीं तो इसे मारने में सिर्फ एक गोली लगेगी। सादिया बेगम रोते हुए उसके पास आईं और उसका हाथ पकड़कर अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगी। आगा जान की धमकी से वो डर गई थीं। उनके लिए कत्ल करना कोई मुश्किल ना था। अपना सामान बांधो और 1 घंटे तक इस घर से दफा हो जाओ तुम सब। पीछे से आगा जान की आवाज आई। सादिया बेगम ने कमरे में आते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वो वहीं बेड पर सर पकड़कर बैठ गई। नरमीन अलग रो रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अल्लाह गारक करे तुम्हें। सादिया बेगम उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी। नरमीन रोते हुए उन्हें रोक रही थी। बदबख्त, जलील, ये दिन भी दिखा दिए तूने। कहती थी ना इतना ऊपर ना उड़ो। वो रोते हुए कह रही थी, अब कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो और कोई ठिकाना भी नहीं। और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर सामान बांधो। वो नरमीन की तरफ मुतवज्जा हुई। उसने सर उठाकर बेयकीनी से उन्हें देखा, जो खुद भी अलमारी से सामान निकाल रही थी। तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? आगा जान अपने गलत होने के बावजूद जीत जाएंगे। वो कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने जैसे एक लंबी सांस लेकर सारे दर्द बाहर निकालने की कोशिश की। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाने लगी। फिर दूसरा नंबर मिलाया। वो काफी देर तक बात करती रही। अम्मी और नरमीन रोते हुए पैकिंग कर रही थीं। 1 घंटे बाद इस घर में पुलिस कुछ सिपाहियों के साथ दाखिल हुई थी। पुलिस की आमद का सुनकर आगाजान समेत सभी चौंक गए। कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है आगा साहब, पुलिस ने तहम्मुल से बताया। वो एक संजीदा और सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर थे। किसने दर्ज कराई है रिपोर्ट? अब की बार सवाल करने वाला सिकंदर था। वो नरमीन और अम्मी को ले जाकर सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नीचे से सब दिखाई दे रहा था। आपकी पोती इशरत जमाल ने सब पर जैसे छत गिर गई। सदमे से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। इशरत जमाल कौन है यहाँ? मैं हूँ सर, और मैंने ही आपको कॉल की थी। वो सीढ़ियां उतरकर उनके पास आई। सभी मुंह खोले उसे देख रहे थे। आगाजान की नजरों से कहर बरस रहा था। नरमीन और सादिया बेगम दूर खड़ी होकर माहौल को समझने की कोशिश कर रही थीं।
ये घर 20 साल पहले मेरे अब्बू और ताया ने मिलकर खरीदा था। मेरे अब्बू का इस घर में आधा हिस्सा है। इस बात का सबूत आपको अदालत और इस घर के कागजात से भी मिल सकता है। वो पूरे एतमाद से बोल रही थी। इसके चेहरे पर किसी किस्म के डर खौफ के आसार नहीं थे। आगाजान गुस्से से दांत पीस रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने वो कुछ कर नहीं सकते थे। आगाजान कई बार मुझे और मेरी माँ को टॉर्चर कर चुके हैं और अब वालिद की वफात के बाद हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं और ना निकलने की सूरत में कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। आप बराए मेहरबानी इनके खिलाफ कार्रवाई करके हमें इस मुश्किल से बाहर निकालें। अपनी बात पूरी करके उसने पुलिस की तरफ देखा और पुलिस इंस्पेक्टर ने आगाजान की तरफ, क्या ये सच बोल रही हैं? सब खामोश थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ताई बीच में बोल पड़ी, नहीं, ये झूठ बोल रही है। आगाजान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ताई ने अपना किरदार घर में मजबूत करने के लिए कहा था, लेकिन साफ लग रहा था पुलिस उनकी बात का कोई एतबार नहीं कर रही। आगा साहब, आप उम्र में बड़े हैं, हमें शर्म आएगी आपको जेल ले जाते हुए, इसलिए वार्निंग देकर जा रहे हैं। आइंदा हमें यहाँ ना आना पड़े। इस पुलिस ऑफिसर ने अदब के दायरे में रहकर उनसे कहा और वो जिल्लत और गुस्से के सदमे से जमीन में गड़ रहे थे। और आप पुलिस ऑफिसर अब उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आप जायदाद के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दर्ज करवा दें। उन्होंने मशवरा दिया था। जी, मैं वकील को कॉल कर चुकी हूँ, वो आते ही होंगे। पुलिस वाला एक मुस्कुराहट के साथ अल्लाह हाफिज कहकर बाहर जाने लगा, जब इशरत ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया। सर, वो पलटे। जी, अगर मुझे या मेरी माँ बहन को किसी किस्म की तकलीफ या टॉर्चर किया गया तो उसके जिम्मेदार आगा जान होंगे। आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस वाला उसे तसल्ली देकर बाहर निकल गया। ताई गुस्से से आगे बढ़ी, बेशरम, बेहया, शर्म ना आई तुम्हें? पुलिस बुलाते हुए वो उसका बाजू झंझोड़ने लगी। सिकंदर भी गुस्से से आगे आया। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? ये घर की बात थी, घर में सुलझ जाती। घर की बात अब घर की नहीं रही थी। वो गुस्से से चिल्लाई। आगाजान तो गुस्से और सदमे से सोफे पर गिर गए। आज जो हो रहा था उनकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था, वरना वो तो हमेशा औरतों पर हुकूमत करते आए थे। आज उनके अपने घर की एक लड़की उनके खिलाफ खड़ी हो गई, उनके सभी असूलों से बगावत कर गई, तो वो ये गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। घर में पुलिस आने के बाद माहौल काफी संगीन हो चुका था। सादिया अलग घबराई हुई थी और अपने डर का इजहार कर रही थी। अब पता नहीं आगा जान क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे अम्मी, अब उनके करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर भी अहमक, तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। वो अब उसे सरजद करने लगी। आप हमेशा डरती रहना, कभी अपने हक के लिए आवाज उठाओगी तो ही कुछ होगा, नहीं तो आगा जान हमेशा हमें कदमों तले रोंदते रहेंगे। वैसे इशरत, सच पूछो तो मुझे भी डर लग रहा है। नरमीन ने भी अपने डर का इजहार किया। कुछ नहीं होगा, वो मुस्कुराई। तुमने आगा जान की हालत देखी है? कितना मजा आया जब उनकी झुकी हुई गर्दन देखी। वो खुशी से चहकी। अच्छा, अब मैं वकील को कॉल करने जा रही हूँ। वो खड़ी हुई। अब वकील क्यों? सादिया बेगम फिर घबराई। अम्मी, इस सारे मामले को खत्म तो करना है, बस हमें हमारा हिस्सा अलग चाहिए, जहाँ हम हंसी खुशी
एक आज़ाद जिंदगी गुजार सकें। सादिया बेगम अभी उसे समझाने के लिए मुंह खोलने ही वाली थीं कि वो कमरे से बाहर निकल गईं। नीचे हॉल में ताया और आगाजान बैठे संजीदगी से कुछ डिस्कस कर रहे थे। उसने वहीं रुककर उनकी बातों पर गौर किया। ये बेगैरत इस हद तक हमें जलील कराएगी, हमने सोचा भी नहीं था। अगर पता होता तो इसे पैदा होते ही मार देते। उसने आगा जान को कहते सुना। वो बेहद गुस्से में थे। ये सब जमाल भाई की दी हुई छूट का नतीजा है। ना वो इसे पढ़ाने की जिद करते और ना ही ये इस हद तक मुकाबला करती। ताया भी गुस्से में थे, लेकिन उनका गुस्सा निस्बतन आगाजान से कुछ कम था। हम उस लड़की को कत्ल कर देंगे, हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता। आगाजान दांत चबाकर बोले। वो वहीं सुकून से खड़ी उन्हें सुन रही थी। अभी चंद दिन सब्र करें आगाजान, मौका मुनासिब नहीं है, इलेक्शन का वक्त है। जरा सी जल्दबाजी हमारे बरसों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए तो अब तक चुप हूं, नहीं तो इन तीनों बेगैरतों को कब का ठिकाने लगा चुका होता। और इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे मुकाबले में टिक सके। वो इसी खामोशी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और एक नंबर मिलाने लगी। हाँ जी फरमाइए। बहुत ही खुश मिजाजी से एक उम्र रसीद शख्स की आवाज सुनाई दी। मैं इशरत बात कर रही हूँ, कल बात हुई थी हमारी। जी जी, आपको कैसे भूल सकता हूँ, इतनी प्यारी आवाज है आपकी। वो हद से ज्यादा शौक मिजाज थे। कल भी कॉल पे उन्होंने कुछ इसी तरह से बात की थी। आप मेरा केस लड़ेंगे? इतनी खूबसूरत आवाज के लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। वो सर पकड़कर बैठ गई। वो वकील साहब संजीदा होने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप प्लीज सीरियस होके मेरी बात सुने। बहुत संजीदा मसला है। संजीदा मसला तो सिर्फ मोहब्बत है मोहतरमा, बाकी सब तो ड्रामेबाजियां हैं। आप आखिरी बार सीरियस कब हुए थे? जब मेरी बीवी ने मेरे सर पर बेलन मारा था। और मैं हैरान हूं कि सिर्फ बेलन क्यों मारा था उन्होंने। वकील साहब ने एक जानदार कहका लगाया। आप बताएं, आप केस लड़ेंगे या मैं कॉल कट कर दूं? ये गजब ना कीजिए, आप कल मेरे ऑफिस तशरीफ ले आएं। ओके। उसने जल्दी से कॉल कट कर दी। कोई दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और वो सिकंदर के अलावा और कौन हो सकता था। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या किया है मैंने? उसने कमाल मासूमियत से कहा। ये पुलिस, वकील, ये सब क्या है? वो गुस्से से चिल्ला रहा था। एक तो मेरे सामने ये चिल्लाया ना करो, ऐसे लगता है जैसे किसी पुराने रेडियो का स्पीकर फट गया हो। बताओ मुझे, मैं अपने हक के लिए ये सब कर रही हूँ। तुम अब आगाजान की बराबरी करोगी? क्यों? आगाजान कोई आसमान से उतरी अनोखी मखलूक है। जो वो जितना गलत करें उन्हें कोई कुछ ना कहे। एक बार इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखता हूँ तुम्हें। अभी जितना देखना है देख लो, क्योंकि इलेक्शन के बाद मैं कहीं नहीं मिलने वाली। वो टांग पर टांग चढ़ाकर बोली। तुम अच्छा नहीं कर रही। वो उंगली उठाकर जिसे उसे वार्न कर रहा था। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रहे, उसने यकदम संजीदगी और उदासी से कहा, जैसे उसकी आंखों में एक छिकवा था। मैं वो नजरें चुरा गया। उसे समझ नहीं आया आगे क्या बोलना है। मैं देख लूंगा तुम्हें। गुस्से से वो बाहर निकल गया। वो इस वकील के ऑफिस में थी और वो मोटी ऐनक के शीशों के पीछे से बड़े गौर से उसे देख रहे थे। वो लगभग 60 साल की उम्र के एक खुश मिजाज और जिंदा दिल किस्म के इंसान थे, जिनके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट सी छाई रहती थी।
ان کا نام शकील उर रहमान था। मुझे लगा आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। बहुत बड़े वक्फे के बाद वो बोले, लेकिन आपका चेहरा तो आपकी आवाज से भी ज्यादा खूबसूरत है। और वो जो उनसे किसी संजीदा बात की उम्मीद कर रही थी, तासीर से सर हिला कर रह गई। सर, आप प्लीज बताएं मैं क्या करूं? आराम करें फिलहाल। क्या मतलब ये कि इस वक्त इलेक्शन करीब होने की वजह से मुल्क का निजाम बदल जाएगा। हर तरफ एक तहलका मचा हुआ है। आपकी फाइल कहीं अदालत में खो जाएगी, इसलिए बेहतर है आप इलेक्शन के बाद केस करें। और तब तक क्या करूं? गोलगप्पे खाएं और क्या? वो मुस्कुराए। और इस दौरान आगाजान ने अगर कुछ वकील ने उनकी बात काट दी। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक तो पुलिस की धमकी की वजह से, दूसरा उनका पोता एमएनए की सीट पर वोट मांग रहा है, तो फिलहाल उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये केस जीत तो जाएंगे, मैं तो आपका दिल भी जीत लूं। आप केस की बात करती हैं। वो फाइल बंद करते हुए बोले, सर आप प्लीज कभी सीरियस भी हो जाया करें। वो तंग आकर बोली, मैं तो भाई बिल्कुल संजीदा हूँ, आपका पता नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ इस वक्त, फिर आपसे बात होगी। वो खड़ी हुई। केस से मुतालिक कोई मवाद मिले तो मुझे कल को दे जाइएगा, ताकि मैं अभी से काम शुरू करूं। और मैं कल अदालत की तरफ से तुम्हारे घर पहला नोटिस भिजवा रहा हूं, तैयार रहना। शकील साहब ने उससे कहा था। उसने सर हिलाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। पीछे से शकील साहब ने उन्हें रोक लिया। बात सुने। वो वापस मुड़ी। जी, क्या आप शादी करेंगी मुझसे? वो मुंह खोलकर हैरत से उन्हें देखने लगी। सर आप भी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या आप अपने ऑफिस में आने वाली हर लड़की को ऐसे प्रपोज करते हैं? उसने कुछ दिलचस्पी से पूछा। नहीं, सिर्फ कुंवारी लड़कियों को। वो खुलकर मुस्कुराए। वो भी मुस्कुरा दी। और इस चक्कर में अब तक आपकी गाल मुबारक पर कितने हमले हो चुके हैं? एक भी नहीं। कोई सीरियस लेता ही नहीं, कमबख्त। हालांकि मैं बिल्कुल सीरियस होता हूँ। अच्छा चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। वो हंसी थी। बहरहाल और प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कहानी के नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जाने से पहले आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं और अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।